पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी के सभी पाठकों को नमस्कार। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने यूपी पीजीटी सिविक्स के सिलेबस का जो शुरुआती यूनिट है पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का, उसका टॉपिक वाइज डिस्कशन किया था और ये विस्तार से जाना था कि एक टॉपिक में हमको कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ना है और पढ़ना है। आज हम इसी सीरीज़ में वीडियो नंबर 2 लेकर के आए हैं और इसमें हम पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीतिक दर्शन, जिसे आप राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक चिंतक भी कह सकते हैं, उसको इंक्लूड करेंगे और ये जानेंगे कि हम लोग इस वाली यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें और कहाँ कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। इसमें राजनीतिक दर्शन को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं अपनी समझ के लिए। एक है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और दूसरा है इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी। वेस्टर्न पॉलिटिकल यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में हम लोग प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ त्से तुंग को पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में हम लोग मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन के विषय में जानेंगे। तो पहले वाले हिस्से से हम लोग शुरू करेंगे और इस वीडियो में केवल पहला वाला हिस्सा ही कवर हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन हम लोग वेस्ट से मानते हैं। प्लेटो को पहला पाश्चात्य दार्शनिक माना जाता है, राजनीतिक दार्शनिक, और अरस्तु को पहला राजनीति वैज्ञानिक माना जाता है। तो वहाँ पे ओरिजिन जो पॉलिटिकल साइंस का है, वहाँ पे आपको बहुत विस्तार से चीज़ों को समझने और जानने की ज़रूरत है। ये बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, इसलिए इनको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। इनसे क्वेश्चंस भी एकदम बल्क में पूछे जाते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस पेपर में देखा होगा। प्लेटो में हम लोग पढ़ेंगे, उसको प्रथम यूनानी राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, मैंने कहा। इसके अलावा उसकी जो पद्धति है, निगमनात्मक पद्धति यानी कि डिडक्टिव मेथड, उसके बारे में जानेंगे। सुकरात के शिष्य के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। उसका न्याय सिद्धांत, और न्याय सिद्धांत में उसके जो पूर्ववर्ती 3 सिद्धांत थे उसकी आलोचना और उनमें कमियों को जानेंगे। उसके समर्थक कौन कौन थे उनको भी जानेंगे। शिक्षा सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे साम्यवाद, उसका 2 तरीके का है, पत्नियों का या परिवार का साम्यवाद, और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद। ये जो कम्युनिज्म का विचार है प्लेटो का, इसको पढ़ते समय हम लोग मार्क्स, जो कि एक बड़ा साम्यवादी विचारक माना जाता है, और बल्कि ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक जो समाजवाद है वो तो उसी से शुरू होता है, तो इस प्लेटो के विचारों की हम लोग मार्क्स से तुलना भी करेंगे। और आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो का जो साम्यवाद है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं ये भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग उसका फिलोसोफर किंग यानी दार्शनिक राजा का जो विचार है उसको पढ़ेंगे। आदर्श राज्य और उपादर्श राज्य दोनों को पढ़ेंगे, दोनों की विशेषताएं क्या हैं उसको भी जानेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो सामान्य परिचय है बेसिकली इन विचारकों का, थिंकर्स का, उनकी रचनाएं कौन सी हैं और रचनाओं की विषय वस्तु क्या है। इसका एग्जाम्पल जैसे हो सकता है, जैसे हम लोग प्लेटो की रिपब्लिक को लें तो उसकी बेसिक जो कंटेंट है वो न्याय के आसपास घूमता है। वैसे ही जो उसका लॉज है उसको अगर हम देखेंगे तो वो उसके उप आदर्श राज्य के विचार के आसपास जाता है। तो किसी बुक का मेन कंटेंट क्या है उसके विषय में भी जानेंगे। जैसे प्लेटो की रिपब्लिक पर एक सवाल यह आता है कि कौन सी शैली में लिखी हुई है, तो ये बातचीत की या संवाद की शैली में लिखी हुई है। तो इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन, जैसे उसकी एक किताब और है सिंपोजियम, उसमें क्या है, तो बेसिकली उसमें उसने प्रेम कहानियों का जिक्र किया है, प्रेम प्रसंगों का, ऐसा है। तो ऐसे ही हम सभी किताबों की बेसिक जो कंटेंट है उसके बारे में जानेंगे, उनके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स के विषय में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है, क्योंकि इन बड़े विचारकों ने जो कुछ भी कहा है, और आपको मालूम है कि प्लेटो की लगभग 35 किताबें हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत कुछ कहा है। तो उनका प्रत्येक जो कहन है वो ही अपने आप में एक स्टेटमेंट बनता है, एक उक्ति बनती है। इसलिए बहुत अधिक इनके पीछे मत भागिए, बल्कि इनके जो विचार है, जो आइडिया है इनका, उसको समझने की कोशिश कीजिए, इनकी फ़िलॉसफी को समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगर आप ठीक से इनके सिद्धांत को, फ़िलॉसफी को समझ जाएंगे तो आप खुद से किसी स्टेटमेंट के विषय में ये इस निष्कर्ष तक पहुंचने की स्थिति में होंगे कि ये स्टेटमेंट इस विचारक के विचार से मैच खाता है, इसलिए इसका हो सकता है। और इसी तरीके से हम लोग स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। हालांकि कुछ मेजर स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो गए हैं, उनके विषय में इस प्रकार की जो समस्या है वो नहीं आती है। आगे हम लोग बढ़ेंगे अरस्तु की तरफ। जैसा आपने थंबनेल में भी देखा था, अरस्तु का पिक लगा हुआ है। अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक और प्लेटो के शिष्य के रूप में उसका अध्ययन करेंगे।
युक्ति विज्ञान का जनक किन आधारों पर क्यों कहा जाता है ये जानेंगे। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक है वो, मैंने प्लेटो को दार्शनिक कहा है और इसको वैज्ञानिक। इसकी पद्धति इंडक्टिव मेथड है यानी आगमनात्मक, जो वैज्ञानिक पद्धति के समकक्ष आती है। तुलनात्मक पद्धति, और उसको तुलनात्मक राजनीति के पिता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। संविधानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 आधारों पर उसने संविधानों का या राज्यों का वर्गीकरण किया था। एक था संख्या का आधार यानी कितने लोग शासन करते हैं, दूसरा था गुण का आधार यानी कि अपने हित में शासन करते हैं या सामान्य जन के हित में शासन करते हैं। इसको हम लोग कभी जब अरस्तु को विस्तार में जाएंगे पढ़ने तब हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी आपको इसका जो ये वर्गीकरण है और उसका जो परिवर्तन चक्र का विचार है कि इसमें परिवर्तन कैसे कैसे होता रहता है, किन कारणों से, उसको जानेंगे। क्रांति का विचार बहुत महत्वपूर्ण है अरस्तु का। दासता, उसने 2 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, प्राकृतिक दास और कानूनी दास, दोनों को पढ़ेंगे। और किन आधारों पर वो दासता को न्यायोचित ठहराता है, उसकी आलोचना किन आधारों पर होती है, इसको भी हम लोग जानेंगे। उसका नागरिकता यानी सिटीजनशिप का विचार क्या है, और ये पॉलिटिक्स की कौन सी किताब में दिया हुआ है। राज्य संबंधी, राज्य की प्रकृति के विषय में उसका क्या विचार है। जैसे आपने जाना होगा कि वो राज्य को पूर्ववर्ती मानता है व्यक्ति का, स्टेट इज प्रायर टू इंडिविजुअल। तो ये इस विचार में क्या भाव निहित है, इसको पढ़ेंगे। राज्य का विकास कैसे हुआ है, आपने उसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। तो उसका जो विकास का विचार है राज्य का, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। आदर्श राज्य के विषय में जानेंगे। प्लेटो की आलोचना किन आधारों पर करता है, उसको पढ़ेंगे, तथा उसके आदर्श राज्य का समर्थन करता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। विधि के शासन का विचार, जहाँ प्लेटो व्यक्ति यानी कि दार्शनिक राजा के शासन की बात करता है, वहीं अरस्तु विधि के शासन की बात करता है और ये कहता है कि विधि वासनाओं से रहित विवेक है। तो जो विधि के शासन को जिसको स्पष्ट रूप से एक सिद्धांत के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है डायसी को, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि विधि के शासन का ओरिजिन वहाँ से कैसे होता है। और उसके अलावा उसकी पुस्तकें, उसके कोट्स और उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स। जैसे एक फैक्ट एग्जाम्पल के लिए ये हो सकता है कि एक्विनास जो मध्ययुगीन विचारक है उसको मध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है। तो ऐसे जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं उसके विषय में हम लोग देखेंगे। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, तीनों बहुत ज़्यादा चर्चित भी हैं। तीनों को हम प्राय आसान समझ लेते हैं, हालांकि उतने कठिन भी नहीं हैं, लेकिन अब चूंकि सिंपल क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो चुके हैं तो ये ज़रूर तय है कि अब कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इनके विषय में पूछे जाएंगे। हॉब्स, लॉक, रूसो हम तीनों को पैरेलल पढ़ेंगे। पैरेलल इस रूप में तीनों का परिचय, हॉब्स इंग्लैंड के हैं, लॉक भी इंग्लैंड के हैं, रूसो फ्रांस के हैं। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं, मेजर बुक्स पूछी जा चुकी हैं, मुझे नहीं लगता आप पूछी जाएंगी, और पूछी भी जाएंगी तो पेयर्स में पूछी जाएंगी। तो उनकी जो दूसरी किताबें हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। जैसे हॉब्स की डीसी वे के नाम से एक किताबें पूछी जा सकती है, और लॉक की एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है वो पूछी जा सकती है। रूसो की इमाइल और कन्फेजेंस के नाम से किताबें हैं वो पूछी जा सकती हैं। इनकी डेट्स वगैरह याद कर लीजिए। हॉब्स जो है उसको हम लोग व्यक्तिवादी के रूप में पढ़ते हैं, उसका जो भौतिकवाद है उसको भी पढ़ते हैं, निरंकुशवाद को भी पढ़ते हैं। जहाँ तक लॉक की बात है तो वो उदारवाद का जनक कहा जाता है। उसका प्राकृतिक अधिकारों का विचार, सीमित शासन का विचार। और जब हम इस पे चले जाएंगे रूसो पे, तो रूसो को बहुत सारे विचारों का, तानाशाही का, लोकतंत्र का मिश्रण माना जाता है। सभी विचारधाराओं का दार्शनिक इसको कहा जाता है। तो ये कैसे है इसको भी हम लोग जानेंगे। उसके अलावा उसका जो लोकतंत्र का और सामान्य इच्छा का सिद्धांत है जो आपस में बहुत अधिक गंभीरता से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम होगा रूसो पहला विचारक है जो पॉपुलर सॉवरेनिटी का सिद्धांत देता है, यानी लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। सरल भाषा में वो ये कहता है कि संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, सुप्रीम पावर टू रूल, लोगों में निहित होती है और वो लोगों की इच्छा के अनुसार ही चलती है। वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थक है और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का कटुतम आलोचक है। कारण ये कि वो ये कहता है कि इंग्लैंड में जैसे वहाँ पर हम लोग मानते हैं कि लोकतंत्र है, वो ये कहता है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो 5 साल में एक बार केवल स्वतंत्र होते हैं, बाकी दिनों वो गुलामी करते हैं, और स्वतंत्र उस दिन होते हैं जिस दिन वो अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। इस पर हम विस्तार में कभी बाद में जाएंगे। सामान्य इच्छा को पढ़ेंगे आप रूसो की, उसमें रियल विल, एक्चुअल विल क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं ये भी जानेंगे। हॉब्स जो है वो इंग्लैंड के गृह युद्ध से प्रभावित है। जहाँ तक लॉक का विचार है तो वो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन करता है, और फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो का प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पेयर में कभी पूछ लिया जाए कि किस परिस्थिति पर या किस क्रांति पर किसका क्या विचार है या किसका क्या प्रभाव है। तीनों की तुलना करेंगे
मैंने बताया कि हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार का बहुत गंभीर समर्थक है, लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थक है और रूसो ऐसे किन्हीं स्पष्ट अधिकारों की बात नहीं करता है। तो तीनों का मानव स्वभाव, तीनों का संविदा से जन्म लेने वाली जो सरकार है वो कैसी है, इनकी प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार क्या हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग बिल्कुल गंभीरता से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे तो तीनों विचारक एक साथ कवर हो जाएंगे आसानी से, तीनों में डिफरेंसेस भी समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि 20वीं शताब्दी के जो विचारक हैं, खासतौर से 1960s के बाद के, जिसमें जॉन रॉल्स है, रॉबर्ट नॉजिक हैं, फ्रीडमैन हैं, इन पर इसका क्या प्रभाव है। आपको मालूम होगा कि जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक जैसे विचारकों ने अभी अपने विचारों का प्रतिपादन करते हुए इनके जो पद्धति है बेसिकली संविदा की, उसको पुनर्जीवित किया है। ये क्वेश्चन कम से कम जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़रूर पूछा जाता है, खासतौर से नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, इसमें भी ये संभावनाएं हैं कि पूछ लिया जाए। वर्तमान विचारकों द्वारा इनकी आलोचना या समर्थन जो किया गया, खासतौर से परंपरावादी यानी ट्रेडिशनलिस्ट विचारों के संदर्भ में। जब मैं ट्रेडिशनलिस्ट विचारक कह रहा हूँ तो मैं ट्रेडिशनल नहीं कह रहा हूँ। ट्रेडिशनलिस्ट का मतलब है जो आजकल के हैं, जो 20वीं शताब्दी के ही हैं, लेकिन परंपरागत जो हमारे शास्त्रीय विचारक और उनके ग्रंथ हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। इसमें खासतौर से लियो स्ट्रॉस है, माइकल ऑक्सफोर्ड है, हन्ना ओरेंट है, एरिक वॉयगलिन है। तो इनके जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं इन विचारकों की किताबों के ऊपर, उसको भी हम लोग जानेंगे। और जो व्यवहारवादियों की आलोचना है शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत की या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थियरी की, उसको भी थोड़ा थोड़ा संदर्भ में लेते चलेंगे ताकि वैचारिक स्पष्टता रहे कम से कम। मॉन्टेस्क्यू को हम लोग शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं, तो इस रूप में इसको पढ़ेंगे। और इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में हुआ था संविधान बनाते समय, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का ये आधार है। इसके विपरीत संसदात्मक व्यवस्था होती है जिसमें ये सिद्धांत काम नहीं करता है, इसको भी थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इतिहास में शक्ति पृथक्करण के जो विचार की यात्रा है, खासतौर से अरस्तू से, लॉक से, ब्लैकस्टोन से और मॉन्टेस्क्यू तक पहुंचती है, ये यात्रा के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। शासन प्रणालियों का वर्गीकरण भी किया है मॉन्टेस्क्यू ने, उसको थोड़ा सा देख लेंगे ओपी गावस्कर की तुलनात्मक राजनीति की किताब से। जे.एस. मिल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आसान भी लोग समझते हैं और आसान है भी। पुस्तकें पढ़ेंगे इनकी, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन लिबर्टी, कंसीडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और सब्जेक्शन ऑफ वीमेन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनका जो स्वतंत्रता का विचार है, दो प्रकार की स्वतंत्रताएं बेसिकली, एक विचार विषयक और दूसरी कार्य विषयक। विचार की स्वतंत्रता के पक्ष में ये कौन से तर्क देता है ये जानेंगे। कार्य विषयक जो स्वतंत्रता है उसमें ये कार्यों का विभाजन दो स्तरों पर करता है, एक स्वविषयक यानी सेल्फ रिगार्डिंग और दूसरा पर विषयक यानी अदर्स रिगार्डिंग। ये इन दोनों क्या है और ये किस लिए ये डिवीज़न किया है, इसको भी जानेंगे। व्यक्तिवादी है बड़ा, ये भी जानेंगे। प्रतिनिधि शासन पर जो उसके विचार हैं, खासतौर से महिलाओं के मताधिकार को लेकर के, संसदों की संरचना को लेकर के और प्लूरल वोटिंग के संदर्भ में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इनको ज़रूर पढ़ें। महिलाओं की पराधीनता और महिलाओं का मताधिकार विषयक जो बेसिकली सब्जेक्शन ऑफ वीमेन में है, इसको पढ़ेंगे। उपयोगितावाद यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म एवं बेंथम के विचारों में संशोधन। अब बेंथम इसमें इंक्लूड नहीं है सिलेबस में डायरेक्टली, लेकिन मैंने बहुत शुरुआत में ये बात कही थी एक वीडियो में कि ये जो सिलेबस आपको एक पेज का लगता है, ये वास्तव में एक पेज का नहीं है, ये संकेत मात्र है। तो जब आप ये पढ़ेंगे कि मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में कौन से संशोधन किए, तो ये तय है कि आपको ये जानना होगा कि बेंथम का उपयोगितावाद बेसिकली है क्या, उसके विचार उस पर क्या हैं। तो आप बेंथम के उपयोगितावादी विचार पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले, और फिर उसके विचारों में मिल ने कौन से संशोधन किए उसको पढ़ेंगे। मैं संकेत कर देता हूँ केवल। उपयोगितावाद का विचार देते समय बेंथम ने ये माना था कि जो हैप्पीनेस है या खुशी प्रसन्नता है, उसमें केवल मात्रा का डिफरेंस होता है, क्वालिटी का नहीं होता, यानी क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, क्वालिटी का नहीं होता। लेकिन बाद में मिल ने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं है, इन दोनों में गुणात्मक अंतर भी होता है और खुशी हमें किस सोर्स से मिल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप पढ़ेंगे। व्यक्ति अपने ऊपर संप्रभु है, ये विचार है मिल का, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। कार्ल मार्क्स, मैं ये मानता हूँ कि सोशल साइंसेज में कोई ओमनी प्रेजेंट अगर हो सकता है तो वो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स को आप सभी विषयों में लगभग पढ़ते हैं, दर्शन में, इतिहास में, राजनीति विज्ञान में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, और जितने विषय हो सकते हैं उन सब में, लगभग सभी में कार्ल मार्क्स को किसी न किसी रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण इन सब में कार्ल मार्क्स का ही जीवन परिचय है। उसने कौन सी पत्रिकाएँ वगैरह संपादित की, उसके दोस्त हैं एंजिल्स, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इनसे पहले का जो समाजवादी विचार हैं, जिसमें चार्ल्स फूरिये हैं, रॉबर्ट ओवन हैं, सेंट साइमन हैं,
उनको ये बेसिकली स्वप्न लोकीय या यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। वो यूटोपियन समाजवाद क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं, ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। इसके बाद अपने समाजवादी विचारों को ये वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। हालांकि इससे पहले की वीडियो में भी समाजवाद नाम का जो विचार लगा हुआ था, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या हम लोग जानेंगे। इसमें इनका ऐतिहासिक या द्वंदात्मक भौतिकवाद, जिसमें इतिहास की कई स्टेजेस इन्होंने बताई हैं। इन स्टेजेस को अगर आप विस्तार में देखेंगे तो सबसे पहले आदिम साम्यवाद, फिर दास्ता का युग, उसके बाद जो है सामंती अवस्था, उसके बाद आती है पूंजीवादी अवस्था, उसके बाद सर्वहारा का अधिनायक तंत्र, और उसके बाद साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म। ये स्टेजेस कैसे कैसे होकर गुजरती हैं, और इसमें जो हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है। वर्ग संघर्ष का उनका विचार बहुत महत्वपूर्ण है, जो ऐतिहासिक या द्वंदात्मक भौतिकवाद से जुड़ा हुआ है। इसको पढ़ते हुए आप थोड़ा सा ये भी देख जाएंगे कि हीगल का जो डायलेक्टिक मेथड है और कार्ल मार्क्स का डायलेक्टिक मेथड है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। मैंने पुरानी वीडियोस में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उनमें कई बार ये डिस्कशन आया है। उनको भी अगर आप देखते जाएंगे साथ साथ, तो कम से कम कॉन्सेप्ट के स्तर पे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पे तभी टॉक करता हूँ जब मुझे कम से कम वो मेरे स्तर पे क्लियर होता है, अदरवाइज़ मैं नहीं करता हूँ। अतिरिक्त मूल्य का विचार आप लोग पढ़ेंगे। पूंजीवाद का विनाश कैसे होता है, खुद से वो अपनी कब्र खोदता है, ये विचार है। कार्ल मार्क्स का कैसे खोदता है, ये जानेंगे। सर्वहारा का अधिनायक तंत्र क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं बेसिकली, और उसके बाद साम्यवाद कैसे आता है। साम्यवाद एक ही लाइन में आप लोग परिभाषित कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल करने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर से मार्क्स के हिसाब से वो कहता है कि वर्ग विहीन और राज्य विहीन अवस्था जहाँ भी होगी, वहीं हम कहेंगे कि साम्यवाद है। यानी कि साम्यवाद होने के लिए दो कंडीशन, सबसे पहले वो सोसाइटी वर्ग विहीन होनी चाहिए, और फिर वो ऑटोमेटिकली राज्य विहीन भी हो जाएगी। नोट, मार्क्स के दर्शन का प्रभाव विचार के स्तर पर दो हम लोग बड़े कैटेगरी में बांटते हैं विचारकों को जिन पर मार्क्स का प्रभाव है। सबसे पहले हम संशोधनवादियों को देखते हैं, जिसमें खासतौर से लेनिन को कहा जाता है, और बर्नस्टीन हैं। ये दो विचारक हैं। इसके बाद जो है नव मार्क्सवादी हैं, जो पूरी एक परंपरा है। खासतौर से जो जर्मनी का स्कूल था, फ्रैंकफर्ट स्कूल, उसमें जितने भी विचारक हैं उनको हम मोटे तौर पर नव मार्क्सवादी विचारकों की श्रेणी में रखते हैं। व्यवहारिक स्तर पर हम लोग देखते हैं कि विभिन्न देशों में साम्यवादी प्रणालियों की स्थापना और उनका पतन हुआ है। सबसे पहले मार्क्स के विचारों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया था पूर्व सोवियत संघ में, यूएसएसआर में, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स में। लेनिन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मार्क्स के विचारों को व्यवहारिक धरातल देने वाला प्रथम क्रांतिकारी है वो। साम्यवादी क्रांति, यूएसएसआर की राजनीतिक आर्थिक प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके दल संबंधी विचार क्या हैं उसको जानेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद यानी डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का उसका विचार बहुत महत्वपूर्ण है। बुर्जुआ लोकतंत्र की आलोचना किन आधारों पर करता है। मार्क्स के विचारों में संशोधन कौन कौन से उसने किए। माओ, हालांकि इसका नाम है माओ ज़ेडोंग, तो चीनी साम्यवादी क्रांति की पृष्ठभूमि थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे। माओ के सिद्धांत मुख्यतः कौन कौन से हैं। द ग्रेट लिप्स फॉरवर्ड यानी कि लंबी छलांग की नीति। लेट्स दी 100 फ्लावर्स ब्लूम, 100 फूलों को खिलने दो। कल्चरल रिवोल्यूशन यानी कि सांस्कृतिक क्रांति, क्रांति विषयक उसके विचार। परमाणु बम को पेपर टाइगर कहता है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नवीन लोकतंत्र, न्यू डेमोक्रेसी नाम की उसकी किताब है, इसको थोड़ा सा जानेंगे। माओवाद और भारत पर उसका असर, आपको पता है भारत में जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो काफ़ी हद तक माओवाद से प्रभावित है, और साम्यवादी दल भी भारत में बने हुए हैं। आपको मालूम होगा बहुत शुरुआत में आज़ादी से पहले ही साम्यवादी दल बना था, जो 1964 में डिवाइड हो गया था दो पार्ट्स में। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई और सीपीआईएम। इसको हम लोग दलीय व्यवस्था में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन विचारों के इर्द गिर्द आप अपने राजनीतिक दर्शन की तैयारी को बुनेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने शुरुआत कर दी होगी। अगर आप सोर्सेज जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि इन विचारकों को आप प्रभुदत्त शर्मा सर की किताब से, या आपको अच्छे से समझ में आती है तो ओपी गावा सर की किताब से। कोई बच्चा जैसे नेट वगैरह पहले से करे हुए हैं तो वो लोग सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की किताब है हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली की, उससे पढ़ सकते हैं। कोई भी एक अच्छी किताब जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों लेवल पे आपको क्लैरिटी देती है, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपके हों उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलेंगे जल्द ही इसके पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।